या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। सबको अभिवादन, सबको सादर प्रणाम। मैं अपेक्षा करूंगा कि डॉक्टर कुमुद जी एक प्रतिक्रिया दे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आदरणीय राज खन्ना जी, आपको सादर प्रणाम। पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सामने आदरणीय इकबाल सिंह साहब जुड़े हैं, आपको करबद्ध प्रणाम निवेदन। आपकी उपस्थिति हम सब के लिए बड़ी सहृदय है और बड़ा ही उत्साहवर्धक है। ऑनलाइन मंच पर हमारे आदरणीय प्रबंधक जी जुड़ रहे हैं, हमारे आदरणीय प्राचार्य जी जुड़ रहे हैं, हमारे आदरणीय सीनियर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एस बी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरेन जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रज्ञा जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर संजीव जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं और अनेक छात्र और छात्राएं भी ऑनलाइन मंच से जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। आप सब इस विषय से अवगत हैं कि यह वर्ष पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं। आजादी 15 अगस्त 1947 को उपलब्ध हुई। यह एक घटना नहीं है, बल्कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का एक समुच्चय है। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की आजादी को समझने के लिए ऑनलाइन मंच पर आदरणीय मैनेजर साहब दिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की इस आजादी को समझने के लिए उसके पीछे की घटनाओं का एक बड़ा समुदाय है, एक बड़ा समुच्चय है, जिसे हम सबको बार बार चर्चा करनी चाहिए, बार बार समझना चाहिए। इसी श्रृंखला में चौरी चौरा का परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने चर्चा में लिया। आज भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति के नाम से विख्यात है, उसका पुनश्चर्चा लेंगे। आज के मुख्य वक्ता
आदरणीय राज खन्ना जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं अपने आदरणीय डॉक्टर संजीव जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने माइक को ओपन करें और आदरणीयों के सम्मान में महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक स्वागत कथन। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज जा रही सर? जी सर, जी सर। ओके। आज दिनांक 9 अगस्त 2021 को हमारा महाविद्यालय संतोषीदास पीजी कॉलेज कादीपुर, जिसके संस्थापक जनपद के मालवीय कहे जाने वाले संस्थापक स्मृत शेष पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी रहे हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज आजादी के समय शहीद हुए क्रांतिकारियों की शहादत की स्मृति में एक कार्यक्रम का ऑनलाइन महाविद्यालय आयोजन कर रहा है, जिससे वर्तमान समाज में युवाओं सहित सभी लोगों को एक सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा हम सभी का मानना है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में हम लोगों के साथ सम्मान्य श्री राज खन्ना जी जुड़े हैं। आप जनपद सुल्तानपुर में मीडिया जगत से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही आप विधि की मर्मज्ञता प्राप्त कर अधिवक्ता का पद भी सुशोभित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपके अनेकानेक आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक अध्ययन से परिपूर्ण आलेख लोगों के जीवन में मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। सम्मान्य प्रवर, आपका इस मंच पर हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपका बेहद अभिवादन करते हैं। इस पुनश्चर्या कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय के युवा सम्मान्य प्रबंधक श्री सौरभ त्रिपाठी जी कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका भी बेहद स्वागत, बारंबार अभिनंदन और वंदन करता हूं। मान्यवर, आपका बेहद स्वागत के क्रम में महाविद्यालय के मूर्धन्य इतिहासविद प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी का मैं स्वागत करता हूं। आपकी प्रेरणा से ही महाविद्यालय का एकेडमिक वातावरण दिन प्रतिदिन समृद्धि को प्राप्त कर रहा है। माननीय प्रवर, मैं आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्वागत के अगले क्रम में इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे महाविद्यालय के अनेकानेक वरिष्ठ प्राध्यापक गण और अन्य साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अंत में मैं अपनी तरफ से और कुशल संचालन कर रहे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी की तरफ से इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले सभी लोगों का बारंबार स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक रूप से कार्यक्रम को आरंभ करें। सर्वप्रथम हम आदरणीय प्रबंधक जी से निवेदन करेंगे कि श्रीमान कृपया अपना माइक ओपन करें और 2 शब्दों में अपने संबोधन द्वारा हम सबका मार्गदर्शन भी करें और इस उपलक्ष्य में अपने विचार भी व्यक्त करें। आदरणीय प्रबंधक जी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में जुड़े हुए परम सम्मानित श्री आदरणीय राज खन्ना जी, जो कि जनपद के वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं। हमारे परिवार से उनके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और यद्यपि कभी महाविद्यालय में बुलाने का अवसर न लग सका और यह परिस्थितियां भी अनुकूल न रही, लेकिन आज वो हम सबसे जुड़े इस अवसर पर मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और महाविद्यालय के जितने भी मूर्धन्य विद्वान इस ऑनलाइन मंच पर आज अपना प्रतिभाग करेंगे, उन सभी का स्वागत। आज जैसा कि अभी संचालक श्री सतीश जी ने बताया कि 9 अगस्त क्रांति दिवस, आप सभी को इस विषय से अवगत कराना है कि देश में आज इस दिवस पर
अनेकों अनेक कार्यक्रम और वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। इस श्रृंखला में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी अनेक घटनाओं को और उन पर, उनसे जुड़े लोगों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर चर्चा हो रही है। आज उन्हीं पर चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय ने अपनी तरफ से भी एक आहुति इसमें सम्मिलित की है और इसी क्रम में यह आयोजन किया गया है। एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप में बेमिसाल रहा। एक तरफ किसान मजदूरों का आंदोलन, दूसरी तरफ युवाओं का क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरी तरफ गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का आंदोलन। कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने भी इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन इस प्रकार चतुर्मुखी और बहुमुखी था। सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं थी, सभी का अपना अपना महत्व था। फिर भी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में आदरणीय गांधी जी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन चलाए गए और उसका नेतृत्व गांधी जी को ही उसमें सर्वाधिक प्रभावी भी माना गया। गांधी जी के आंदोलन में 1920 से लेकर 1942 के बीच में अनेक परिवर्तन सामने आए। भारत छोड़ो आंदोलन उसमें सबसे उल्लेखनीय है। 1942 में मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। देखते ही देखते यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। देश के सभी वर्गों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही आंदोलन आज हम आप अगस्त क्रांति के नाम से जान रहे हैं और हम अपनी शब्दों के माध्यम से उन सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि भी देंगे और उनका जो हमारे देश के ऊपर ऋण है उनके बारे में चर्चा पर चर्चा भी करेंगे। इस विषय पर आज के मुख्य वक्ता श्री राज खन्ना जी अपनी बात को विस्तार से रखेंगे, जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक भी होगी। अतः हम सबका दायित्व रहेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को आने वाली नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करें और उनके प्रति अपना मान सम्मान अपना न बनाते हुए उन हुतात्माओं के प्रति सम्मान बनाएं कि जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सर्वांगीण योगदान दिया। हम सब की तरफ से यही राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज चूंकि हम राज खन्ना जी को सुनना चाहेंगे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत वंदन और आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमन, बहुत बहुत साधुवाद श्रीमन। आपके उत्साह और आपकी प्रेरणा हम सब के लिए खाती है और जिस पूंजी से हम लोग उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। अब तनिक भी विलंब किए बिना मैं आदरणीय राज खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमन कृपया अपना माइक ओपन करें और अपने विचारों से, अपनी वाणी से हम सबको, हमारे छात्रों को और हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार को लाभान्वित करें। आदरणीय राज खन्ना जी। इसके पहले मैं एक संक्षिप्त निवेदन कर दूं। चूंकि जूम अपडेट हुआ है आज ही, इसलिए अगर कोई तकनीकी असुविधा होगी तो अपलिंक कटे तो तुरंत रिज्वाइन होने की आवश्यकता रहे। अगर जी कहीं भी थोड़ा अवरोध आता है तो रिज्वाइन होने का विकल्प तुरंत में उपलब्ध रहेगा। थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। आ रही है मेरी आवाज? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी 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 जी। संत तुलसीदास पीजी महाविद्यालय परिवार को मेरा नमन और प्रणाम। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे श्रद्धेय पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी द्वारा संस्थापित इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। श्रद्धेय पंडित जी से हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी स्मृतियां हमारे पास हैं। जब मैं गणपत सहाय महाविद्यालय का छात्र था तो उसी दौरान ये तुलसीदास महाविद्यालय कादीपुर की स्थापना का
कार्य प्रारंभ हुआ था। पंडित जी को लेकर के जो बहुत सी स्मृतियां हैं वो एक अलग विषय है, उसका कभी अवसर मिलेगा तो उनको जरूर साझा करना चाहूंगा। लेकिन आज का ये जो अवसर है और जिस अवसर पर ये आजादी की हीरक जयंती का वर्ष है, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और 9 अगस्त जो है उसका एक प्रमुख पड़ाव है। तो जब हम देश की आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमको केवल 15 अगस्त 1947 की ही याद नहीं करनी है, बल्कि हमको 1857 की ओर मुड़ना पड़ेगा। 1857 से लेके 1947 के बीच का 90 वर्षों का लंबा कालखंड जो है वो आजादी के संघर्षों का इतिहास समेटे हुए है, उस लड़ाई की धड़कनों को, असंख्य कुर्बानियों को समेटे हुए है। और 1857 की जो क्रांति थी वो एक दूसरे रास्ते की क्रांति थी, लेकिन जो गांधी जी की अगुवाई में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो एक दूसरा रास्ता था। यद्यप दोनों ही रास्तों की मंजिल एक थी और वो ही मंजिल 15 अगस्त 1947 को देश को प्राप्त हुई। तो उस हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर आज आपने ये आयोजन किया है, ये बहुत ही पुण्य कार्य है। हमारी ही पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जरूरी है कि इस देश की आजादी को, संघर्ष को समझें और वो समझें कि इस आजादी की, इस कीमती आजादी को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयां, कितनी कुर्बानियां और किन कंटकाकीर्ण मार्गों से इस देश को गुजरना पड़ा है। तो अगस्त क्रांति का जब हम स्मरण करते हैं, 9 अगस्त 1942 की जब बात करते हैं, तो मैं वापस लौटता हूं 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और 1 अगस्त 20 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत को हमें याद रखना है तो 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा की घटना को भी याद करना है। और जब जब चौरी चौरा की घटना को याद करेंगे तो हम 12 फरवरी 1922 को भी याद करेंगे, जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी की थी। जब हम 9 अगस्त 42 को याद करेंगे तो हमको उसके 17 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को भी याद करना है, जिस दिन काकोरी कांड की घटना हुई थी। जब हम उस काकोरी कांड को याद करेंगे तो हमको असेंबली बम कांड याद करना है, हमको सैंडर्स हत्याकांड याद करना है, हमको अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत को याद करना है और हमको 23 मार्च 1931 को याद करना है, जो सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का दिन था। 1942 की जो जमीन तैयार हुई है आंदोलन की, वो किसी एक दिन का प्रयास नहीं है, वो कोई अकस्मात आंदोलन नहीं फूटा था। वो जमीन, जिस आंदोलन की जो जमीन तैयार हुई थी, वो इस धरती को जो शहीदों के, क्रांतिकारियों के रक्त से लाल हुई थी, उससे जो पौधे और पुष्प खिले, उसका परिणाम 9 अगस्त 1942 का आंदोलन था। जब 9 अगस्त 42 के आंदोलन को इसलिए याद करना जरूरी है कि महात्मा गांधी इस 9 अगस्त 42 के आंदोलन में असहयोग आंदोलन की तुलना में बिल्कुल बदले हुए आपको नजर आएंगे। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की वापसी की थी तो चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं ने परेशान होकर के देश की और कांग्रेस नेतृत्व की तमाम आलोचनाओं को बर्दाश्त करते हुए उस आंदोलन की वापसी की घोषणा इस कारण की थी कि उनको हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं थी। लेकिन जब वो 9 अगस्त 42 का भारत छोड़ो आंदोलन करो और मरो का आह्वान कर रहे थे, तो उसकी जरा सी पृष्ठभूमि याद करिए कि 7 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक प्रारंभ हुई है और ये बैठक 1 सप्ताह तक चली है। गांधी जी अकेले आदमी थे उस समय जो इस बात के पक्षधर थे कि ये ऐसा समय है कि जबकि अंग्रेजों को दबाव बनाने के लिए उपयुक्त समय है। ये दूसरे विश्व महायुद्ध का समय था, दूसरा विश्व महायुद्ध चल रहा था। गांधी जी ये मानते थे कि यह सही समय है जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए दबाव बना करके मजबूर किया जा सकता है। एक रोचक तथ्य ये है कि गांधी जी उस समय अकेले थे जो इस आंदोलन के पक्ष में थे। मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या आजादी की लड़ाई की कांग्रेस से जुड़ी अगली पांत के जितने भी नेता थे, वो ये समय उपयुक्त नहीं मानते थे आंदोलन को छेड़ने का। और उसका कारण वो ये बताते थे
कि जापान और जर्मनी की फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जो मित्र देशों की लड़ाई है वो इस आंदोलन को शुरू करने से कमजोर होगी। लेकिन गांधी जी इसकी हद तक इस आंदोलन के लिए संकल्पबद्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस आंदोलन में सहयोग नहीं करती है तो वो ये पसंद करेंगे कि वो अकेले ही इस आंदोलन को छेड़ेंगे। और ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें कांग्रेस के महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्य नेताओं के सामने स्थिति हो गई कि एक ओर वो ऐसे मौके पर आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहते थे, दूसरी तरफ गांधी जी का ये कहना था कि ये निर्णायक क्षण है जिस समय हमको आंदोलन छेड़ना चाहिए, और अगर कांग्रेस नहीं पूरी साथ में आती तो मैं आंदोलन अकेले छेड़ना पसंद करूंगा। एक सप्ताह तक ये वर्किंग कमेटी की वर्धा में बैठक चली थी और उस बैठक के बाद अंततोगत्वा ये निर्णय हुआ कि इस पर सहमति दी गई। 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एआईसीसी का सम्मेलन बॉम्बे में हुआ और उस बंबई के अधिवेशन में इस बात का निर्णय हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी का वो ऐतिहासिक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने इस देश के पुरुषों और महिलाओं से एक साथ अपील की कि आप लोग इसी क्षण से अपने को आजाद मान लीजिए। उनका यह कहना था कि जिस क्षण से इंसान अपने को आजाद मान लेता है तो उस समय से वो गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि ये लड़ाई लुकी छिपी नहीं चलनी है, इस लड़ाई को खुल करके आपको लड़ना है। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अंग्रेज सरकार आप पर क्या जुल्म ढाती है, आपको गोलियां झेलने के लिए अपनी छाती खोल देनी पड़ेगी और आंदोलन को हर हाल में इसको आपको तेज और लगातार तेज करना है। मैंने जो असहयोग आंदोलन का जिक्र किया था, 20 वर्षों के अंतराल में ये बिल्कुल बदले हुए गांधी जी थे। उस समय उन्होंने कहा था कि हमको कोई भी हिंसक उपाय बर्दाश्त नहीं है। सन 42 के आंदोलन का भाषण देते समय उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमको हिंसक रास्तों का उपाय करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की लीडरशिप गिरफ्तार कर ली जाती है तो अपना रास्ता आपको तय करना है। उन्होंने इस बात की आंदोलनकारियों को छूट दी कि वो आंदोलन का रास्ता कौन सा होगा ये वो तय करेंगे जब कांग्रेस का नेतृत्व जेल के भीतर हो जाएगा। एक उन्होंने और बड़ी बात ये कही थी कि ये बड़े मतलब आश्चर्य की बात है गांधी जी के मुख से ये बात सुनना कि जब सन 44 में उनकी रिहाई हुई तो सतारा की समानांतर सरकार जिन्होंने नाना पाटिल ने प्रारंभ की थी, उनसे गांधी जी ने कहा कि कायरों की अहिंसा के मुकाबले में वीरों की हिंसा को पसंद करूंगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि सन 42 के आंदोलन का कांग्रेस ने जो 12 सूत्री कार्यक्रम जारी किया था वो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी कदम था। इस 12 सूत्री कार्यक्रम में केवल अंग्रेजी राज से सहयोग, करों की अदायगी रोकना तक ही सीमित नहीं था। यह आह्वान था औद्योगिक हड़ताल का, यह आह्वान था रेल रोकने का, ये था जरूरी सेवाओं को ठप कर देने का। और इसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेज सरकार इस बात को लेकर के बहुत चिढ़ी हुई थी कि वो एक और दूसरे महायुद्ध में फंसी हुई है और दूसरी ओर कांग्रेस इस संघर्ष को लगातार तीव्र कर रही है। नतीजा क्या हुआ कि 9 अगस्त की भोर होने से पहले ही महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद सहित तमाम कांग्रेस के अग्रणी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उनके गिरफ्तार होने के बाद आप सभी सहमत हो, जानकारी में रखते हो कि उन प्रतिबंधों के बावजूद 9 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली ने अद्भुत तरीके से अद्भुत साहस का प्रदर्शन करते हुए वो पहुंची और उन्होंने तिरंगा लहराया और अंग्रेजों को हतप्रभ कर दिया। सारा नेतृत्व जेल के भीतर था। अब ये आंदोलनकारियों के हाथ में था कि वो किस रास्ते को अख्तियार करते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने सन 42 के आंदोलन में रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, रेलवे स्टेशन, डाकघर फूके गए, तमाम सेवाएं ठप कर दी गई, उद्योग कारखाने बंद हो गए, जनता सड़कों पर आ गई। और ये ऐसा जबरदस्त जानन आंदोलन था कि जो आंदोलन केवल शहरों तक नहीं फैला था, ये देश के गांव-गांव तक फैल गया था और गांव का जन-जन इसमें शामिल था।
ये इस आंदोलन का दबाव इतना था कि तत्कालीन वायसराय की ये रिपोर्ट थी कि 1857 के बाद ये पहला जन आंदोलन है जिसने जनता को सीधे अपने प्रभाव में लिया है। लेकिन ये हमें याद ये बार बार करना पड़ेगा कि इस आंदोलन की जमीन एक दिन में नहीं तैयार हुई थी। इस आंदोलन का यकीनन हमको महात्मा गांधी की गौरवशाली, ओजस्वी, ऊर्जावान नेतृत्व को देंगे हम, लेकिन इस आंदोलन की जमीन जो तैयार हुई थी वो उन शहीदों, उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी की भी देन थी कि जब असहयोग आंदोलन के बाद देश में निराशा का माहौल था, तो 9 अगस्त 1925 को जो रेलवे काकोरी रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया, वो केवल एक लूट की सामान्य घटना नहीं थी, वो सीधे सीधे अंग्रेजी सत्ता को एक चुनौती थी। वह जो 4 क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी हुई, जो 1 दर्जन उनके साथियों को काला पानी और कठोर सजाएं हुई, उसका संदेश दूर दूर तक पहुंचा था। और जब देश की बात आ रही है तो मैं सुल्तानपुर वापस आ रहा हूँ। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी बाबू गुरप्रसाद सिंह ने सुल्तानपुर के स्वतंत्रता संग्राम पर जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने याद किया कि कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की वापसी से जब निराशा का माहौल था, तो काकोरी कांड की घटनाओं ने इतना लोगों में रोमांच भर दिया कि स्कूलों में, बाजारों में, हर जगह जो है क्रांतिकारियों के गीत गाए जा रहे थे। तो सन 1857 इस देश की आजादी की लड़ाई का प्रस्थान बिंदु है और 1942, 9 अगस्त 1942 उसका निर्णायक बिंदु है। और इस निर्णायक आंदोलन की मंजिल जो है वो 15 अगस्त 1947 है। इस आंदोलन को याद करते समय हमें एक चीज का और स्मरण करना होगा कि इस आंदोलन के क्या लाभ हुए और या इस आंदोलन ने इस देश को तात्कालिक रूप से कुछ लाभ देते हुए भी क्या कुछ नुकसान भी उसको पहुंचाया। तो इस आंदोलन को आप याद करते समय ये समझिए कि एक तो ब्रिटिश सत्ता दूसरे महायुद्ध की लड़ाई में लगातार कमजोर हो रही थी, दूसरी ओर इस जन आंदोलन ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिसने ये अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो अधिक दिन देश पर शासन नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हमको जिस हाल में हो आप छोड़ दीजिए, अराजकता होती है तो अराजक स्थिति में जो छोड़ दीजिए, लेकिन आप यहाँ से जाइए, वो अराजक स्थिति हमें स्वीकार है, विपरीत उसके जो गुलामी की अनुशासित अराजकता है उसकी तुलना में हमको स्थानीय देशी अराजकता स्वीकार होगी। इस हद तक गांधी जी उद्विग्न थे कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को हमें से यहाँ पर उखाड़ कर फेंक देना है। 9 अगस्त 42 के आंदोलन को जब हम याद करेंगे तो एक बार फिर से हमको याद करना पड़ेगा कि इस देश के छात्रों ने, नौजवानों ने इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाई। पहली बार असहयोग आंदोलन में अपने स्कूल छोड़े थे उन्होंने। असहयोग आंदोलन के दौरान तमाम लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी थी, वकीलों ने कचहरी छोड़ी थी और ये सन 42 के आंदोलन की कमान एक बार फिर से छात्रों और युवाओं के हाथ में थी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को छात्रों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। पटना में तिरंगा फहराते 7 छात्रों को गोली से भून दिया गया। दिल्ली में 47 स्थानों पर गोली चली। उत्तर प्रदेश में 29 स्थानों पर गोली चली। सिंध में हेमू कालानी नामक वीर किशोर को सिर्फ रेलवे के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक बहुत ही संक्षिप्त मुकदमे के बाद फांसी की सजा दे दी गई। मिदनापुर में विद्युत वाहिनी ने अपनी समानांतर सरकार बना ली, वहां पर बहुत बड़ी दूर तक की मानव श्रृंखला बनी और अंग्रेज इतना कुपित हुए कि उन्होंने लगभग वहां की 30,000 आबादी को एक समुद्री द्वीप में शरण लेने के लिए मजबूर किया, जहां की बरसात और दैवीय आपदा में सैकड़ों लोग बह गए। इस आंदोलन में दमन की चक्र की क्या स्थिति थी कि पहली बार अंग्रेजों की 57 बटालियनें जो हैं वो देश के विभिन्न इलाकों में सेना की उतारी गई। इसमें मरने वाले लोगों की संख्या अंत तक ज्ञात नहीं हो पाई, वो हजारों में थी कि लाखों में थी। सामूहिक जुर्माने ठोके गए
तरह तरह का दमन चक्र चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद जनता इसके विरुद्ध संघर्ष करती रही। अब इस आंदोलन के एक दूसरे पहलू पर गौर करिए कि अगर एक तरफ अंग्रेजों की पकड़ कमजोर हुई, इस बात की स्थितियां बनी कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा एक कारण यह हुआ कि लगातार 3 वर्षों तक कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेताओं के जेल में रहने के कारण मुस्लिम लीग को अपने प्रसार का पूरा मौका मिला। मुस्लिम लीग के प्रति अंग्रेजों की पहले से सहानुभूति थी। इन 3 वर्षों में मुस्लिम लीग ने अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करते हुए न केवल अपनी सहानुभूति उनसे और अपनी बढ़ाई, बल्कि मुसलमानों के बीच में अपनी ताकत भी और बढ़ाई। और उसी का नतीजा क्या था कि 1946 के जो चुनाव हुए, उस 1946 के चुनाव में 90% सीटों पर मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम सीटें थी उसमें 90% से अधिक सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त हुई। उस चुनाव में ये स्थिति हो गई कि जो शहरी इलाके थे वहां से 1 से लेकर के 2% तक ही मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को प्राप्त हो पाए, पर मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, जो अब आज कहलाता है यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और बिहार, वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को समर्थन प्राप्त हुआ। इन इलाकों की शहरी आबादी में 1 से लेकर के 2% मुसलमान ही केवल कांग्रेस के साथ रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों के सामने जब पार्टीशन प्लान आया, तो मुस्लिम लीग ने अपने को अकेला मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा पेश करते हुए प्रस्तुत किया। वो बराबर जब भी माउंटबेटन के सामने जितनी भी बातचीत हुई, उसने हमेशा कहा कि साहब, कांग्रेस जो है वो केवल हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था है। वो इस हद तक था कि जो 1946 की अंतरिम सरकार थी, उसमें कांग्रेस की ओर से किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो 1942 के इस आंदोलन ने मुस्लिम लीग को बहुत बड़ी ताकत दी, पर यह एक मजबूरी थी। कोई ना कोई ऐसा बिंदु आना था, पड़ाव आना था, जहां पर इस आंदोलन को इतनी गति देनी थी कि अंग्रेज देश छोड़ने के लिए मजबूर होते। 1947, 15 अगस्त 1947, जहां पर इस देश के लिए खुशियों का, आत्मविश्वास का, सपनों के सच होने की उम्मीदों का दिन है, वहीं 15 अगस्त 1947 को इस बात की भी पीड़ा है कि ये देश को जो आजादी मिली वो खंडित आजादी मिली, देश का विभाजन हुआ, जो न चाहते हुए भी इस देश को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। और वो विभाजन इतना त्रासद, इतना दुखद था, उसकी जुड़ी हुई घटनाएं जो हैं, आज इतने लंबे समय के बाद भी उन हादसों से देश उबर नहीं पड़ा, उसके घाव आज तक सूख नहीं सके। और वो जो 15 अगस्त 1947 की आजादी मिली, जो बंटवारे को स्वीकार करने की मजबूरी हुई, उसकी एक खामियाजा आज तक इस देश को भुगत रहा है। लेकिन ये उसके बावजूद हमको, जब आजादी के हीरक जयंती वर्ष में एकत्रित हुए हैं, तो हमको जो चीज छूट गई है उसकी पीड़ा हो सकती है, जो हमने खोया है उसकी पीड़ा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गर्व और गौरव के भी क्षण हैं। हमें इस बात का गर्व और गौरव है कि हमने वो आजादी लड़ करके हासिल की है, हमने वो आजादी कुर्बानियां दे करके हासिल की है। और वो आजादी हमारे लिए कितनी कीमती है, इसको समझने के लिए आज की पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को, हम सबको इस देश के नागरिक के तौर पर आजादी के आंदोलन के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि ये आजादी कितनी कीमती थी, ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने गुलामी की को सहा और गुलामी की यंत्रणा से, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपनी असंख्य कुर्बानियां दी। 1857 इस देश की आजादी का लड़ाई का प्रस्थान बिंदु था, तो 9 अगस्त 1942 जो है उसका निर्णायक बिंदु था। अगस्त क्रांति के वीरों को याद करते हुए, और अगस्त क्रांति के वीरों को ही क्यों, 1857 से लेकर 1947 के 90 वर्षों के लंबे कालखंड में
कुर्बान हुए, शहीद हुए तमाम अनाम शहीदों को स्मरण करते हुए हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं जो आज आपके विद्यालय परिवार ने मुझे अवसर दिया। मेरे लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए गर्व और गौरव के क्षण हैं। और ये गर्व गौरव के क्षण इसलिए नहीं कि मुझे एक वक्ता के रूप में शामिल होने का अवसर मिला, मैं इस अपने को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि प्रबुद्ध जनों के इस मंच से मुझे देश के उन महान सपूतों को, शहीदों को याद करने का अवसर मिला है। फूलों को मुस्कुराते, डालियों पर इतराते तो सभी देखते हैं, लेकिन वो बीज जिनसे ये पौधे पनपते हैं उनकी कितने लोग फिक्र करते हैं। कंगूरों की ओर तो सब देखते हैं, लेकिन बुनियाद के पत्थरों की कौन फिक्र करता है। जरूरत इस बात की है कि आज ऐसे अवसर पर या इस आजादी के हीरक जयंती वर्ष पर जो भी आपके विद्यालय के परिवार के कार्यक्रम होंगे, उनमें उन शहीदों को, इस देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले लोगों को हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, हृदय की अतल गहराइयों के साथ सिर्फ याद नहीं करेंगे, सिर्फ उन सपनों को नहीं याद करेंगे जिसके लिए वो कुर्बान हो गए, हम उनके रास्ते पर थोड़ा बहुत ही चलने का कोशिश करेंगे। हम उन सपनों को सच होने में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ अपना योगदान दे सके, तो जो हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं लेकिन हमारे हृदय में वास करते हैं, दिलों के पास हैं, तो ये हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी को बहुत बहुत आभार। मैंने समय का अतिक्रमण किया, लेकिन भावनाओं में या मुझे समय की जानकारी नहीं थी, मैंने अधिक बोला। यदि मेरे से कोई अवरोध हुआ तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। श्रीमान, हम लोग तो सुनने के लिए और उत्सुक हैं, समय का कोई अवरोध नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान। आपके आलेख हम सब के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं तो बहुत ही लाभान्वित होता हूं, खास करके जो आधुनिक इतिहास का यह कालखंड है, जो कांग्रेस है और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा मुद्दा है, इसमें बहुत से ऐसे तर्क और तथ्य आपके द्वारा मिलते हैं जो मुझको भी किताबों को पलटने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमान, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के लिए सौभाग्य है कि हम सारे बीच आदरणीय सरदार इकबाल सिंह जी उपस्थित हैं। श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया अपना माउथपीस ओपन करें और इस अवसर पर अपने विचार से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय सरदार इकबाल सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आज के मुख्य अतिथि और वक्ता राज खन्ना जी और हमारा महाविद्यालय परिवार, छात्र एवं छात्राएं, मैं इस कार्यक्रम के बारे में बात करने के पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। पराधीन सुख सपने हो नाही, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैं राज खन्ना जी के बारे में बात जरूर करूंगा। मेरे वो कितने मित्र हैं ये मैं नहीं बता सकता, और राज खन्ना जी से आप पूछ लीजिए। और आज काफी अरसे के बाद इस मंच से मेरा उनकी मुलाकात हो रही है, मैं उनका अभिवादन भी करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से वो देश को और समाज को दिशा देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम का जो इतिहास है ये तो आपने विधिवत खन्ना जी से सुना, और अगर इससे भी ज्यादा समय हम उनको देते या वो हमको देते तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती। खैर, फिर जब मौका लगेगा तो फिर वो हमारे विद्यालय में आएंगे। मैं सबसे पहले उन शहीदों जो अनाम शहीद हैं, जिन्होंने 90 वर्ष में इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी आहुति दी, उनको नमन करता हूं। और अपने आदरणीय इस महाविद्यालय नहीं 4 महाविद्यालयों के संस्थापक पंडित जी को मैं नमन करता हूं। देखिए श्रीमान जी, आप लोगों ने इतिहास तो पूरा सुन लिया और ये भी जान लिया कि कितनी कुर्बानियां किस किस सन में कब कब हमको देनी पड़ी। लेकिन मैं जिस इस पे पर विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझको बहुत अफसोस होता है कि हम अपनी आजादी का दुरुपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। आज हमारा समाज किधर जा रहा है?
पूरे इतिहास को जानने के बाद हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम आप इस समय उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में, मैं हमेशा अपने युवा प्रबंधक और प्राचार्य जी से कहता रहता हूँ कि हमारे इस महाविद्यालय में देश, राष्ट्र, समाज संबंधी जो भी कार्यक्रम है वो विधिवत हमेशा होते रहने चाहिए। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये कार्यक्रम आपने संपन्न किया। देखिए, अगर जरा सा हम सन 47 की तरफ जाएं तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश की स्थिति ये थी कि हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन शुरुआत के लगभग मैं समझता हूँ 30-40 साल हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने झेला था, जिन्होंने देखा था, उन्होंने चाहे वो सरकार में रहे हों या समाज के अंदर रहे हों, इतनी देश की उन्नति 30-40 सालों में हुई है जो कि एक अनुकरणीय है। लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर मैं ये देखता आया, क्योंकि मैं भी समाज से कुछ पार्टियों से जुड़ा हुआ था, कि हमारे अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद कम होता जा रहा है और हम गलत रास्ते पर चल के भ्रष्टाचार की तरफ चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की जो प्रगति 30-40 साल में हुई है वो अब नहीं हो पा रही है। मैं सारे समाज को, सारे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि हम आत्मलोचन ये करें, अपने हृदय को टटोलें कि हमें जो कुछ हम गलतियां कर चुके हैं, जो पीछे छोड़ चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा देश जो है फिर से इतनी उन्नति पर जाए कि जो ये कहा जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, वो बन के दिखावे। खाली बातों से कुछ नहीं होना है। इस समय स्थितियां ये हैं कि केवल बातें हो रही हैं। मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब ने राजनीति के अस्त्र को इतना गिरा दिया है कि उसको सोचने के बाद हमारे मन में राजनीति के प्रति घृणा का भाव पैदा होने लगता है, क्योंकि किसी का कोई मॉरल नहीं रह गया है। तो मैं बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत हैं। इस समय हमारे समाज में जो कुछ भी परेशानियां हैं, चाहे वो महामारी की वजह से हैं, चाहे वो वैसे भी राजनीतिक तौर से बेरोजगारी और महंगाई, ये सारी प्रॉब्लम हमारी चल रही हैं, इसको हमने सबने मिल करके, सरकार का दायित्व तो सबसे बड़ा है, लेकिन हम सब का भी कुछ दायित्व है, तो हम इन सब चीजों में सहयोग करें, अपने उन शहीदों को याद करें जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और आज हम आजादी का स्वर्ग रूपी सुख हम भोग रहे हैं। लेकिन साथ में जो तकलीफें भोग रहे हैं हमारे किसान भाई, हमारे वो भाई जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके लिए कुछ भी काम सही नहीं हो रहा है, मैं इसको बिल्कुल साफा तौर से कह रहा हूं। इस तरफ हमें ध्यान देना होगा, देश को आगे ले जाना होगा और जैसी भी जरूरत पड़े हमें देश के लिए सदैव अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं अपने प्रबंधक जी और प्राचार्य जी का अंत में फिर से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम अपने कॉलेज में मनाने का निर्णय किया और जो भी इस समय हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करूंगा और यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। श्रीमान, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब के वचन हम सब के लिए पाथेय हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। और अब अंत में मैं अपने आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि कोई अन्यथा अपनी आवाज को ना खोले। पूजा पाल।
आपका माइक खुला है, कृपया बंद कर लें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्राचार्य जी से, इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ महाविद्यालय परिवार की तरफ से समागत सुधीजनों, समागत भद्रजनों और श्रेष्ठजनों का एक धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी, श्रीमान कृपया अपना माइक ओपन करें। वंस अगेन सर, माइक ओपन नहीं हुआ है। जी सर। सुरेश जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है। महाविद्यालय द्वारा आज जो यह ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह आजादी के अमृत महोत्सव और साथ ही साथ 1942 के जो अगस्त क्रांति थी, उसके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शासन ने जो आयोजन करने का निर्णय लिया था, उसमें सहभाग करने के लिए हमारे महाविद्यालय ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं सबसे पहले स्वयं अपनी ओर से आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले जो वीर राष्ट्र नायक हैं, उनको नमन करता हूं और उन तमाम शहीदों के साथ ही साथ उन अनाम शहीदों का नमन करता हूं जिन्होंने अपने को आजादी की लड़ाई की बलवेदी पर आहुति दे दी और उनकी उस आहुति का परिणाम है कि हमें आजादी मिली, जिसमें हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पे मैं अपने महाविद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय पंडित राम किशोर त्रिपाठी जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा महाविद्यालय बनाया और एक ऐसा वातावरण दिया जिसमें स्वस्थ परंपरा के तहत शिक्षा के साथ ही साथ हम अपने अकादमिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। जो आजादी का इतिहास है, उस पर बात करने के लिए जब हम लोगों ने विचार किया तो शायद मेरे मन में जो एक नाम बराबर पहुंच रहा था, वह था श्री राज खन्ना जी का। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे साथ अनेक समितियों में व जिले में अपना प्रतिभाग करते हैं। उनके लेख आजकल फेसबुक पे लगातार पढ़ने को मिलते हैं। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में उन लेखों को मैं पढ़ता हूँ। यद्यपि मैं प्राचीन इतिहास का छात्र हूँ, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास के तमाम अनछुए पक्ष इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतने प्रवाह के साथ वे रखते हैं कि लगता है कि कोई इतिहासकार। सर, माइक को ऑफ हो गया है, कृपया ओपन कर लें। हेलो। हाँ जी जी सर, कंटिन्यू। पुनः वो ओपन करें सर, माइक ऑफ हो गया। जी सर, फिर ऑफ हो गया। जी सर। हाँ जी सर, कंटिन्यू आवाज करें। गई? जी जी सर, जी सर। तो हम लोगों ने विचार करके राज खन्ना साहब को यहाँ बुलाने का उनसे अनुरोध करने का आग्रह मैंने सतीश से किया, क्योंकि मैं बाहर था। और राज खन्ना जी के बारे में मैं अधिक क्या कहूँ, आप सब उनसे परिचित हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनपद के समाज सेवी हैं
जनपद स्तर पे तमाम संस्थाएं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, उनमें राज खन्ना जी के अमूल्य विचार और सक्रिय सहयोग मिलते रहते हैं। अत्यंत उत्साह के साथ इस कार्य में भाग लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो सुल्तानपुर शहर के जो कुछ व्यक्तित्वों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है, उनमें खन्ना साहब का एक नाम अग्रणी है। और सबसे बड़ी बात है कि वह जो मनुष्यता की कसौटी होती है, मनुष्य होने की जो कसौटी होती है, मैंने उस पर उनको खरा पाया है। वह मनुष्यता को पूरी तौर पे। सर माइक माइक ऑफ हो चुका है। मेरा ओपन है सर, कहाँ से गड़बड़ हो रही है? मैं म्यूट नहीं हूँ, आवाज नहीं जा रही है? नहीं सर, यहाँ से आप पुनः अनम्यूट करें अपने को। जी हाँ, आवाज ओपन। गई? जी सर। हाँ? जी सर। तो मेरे अनुरोध को खन्ना साहब ने स्वीकार किया। यह मेरे लिए गौरव की बात है। और उन्होंने मेरे महाविद्यालय के मंच पर जोड़ के अगस्त क्रांति और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का आलोड़न विलोड़न करके हमें भरा। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय श्री राज खन्ना जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करते हुए उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपने इन अमूल्य विचारों से जब भी हम अपेक्षा करें, आप हमें लाभान्वित करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। इस कड़ी में मैं अपने महाविद्यालय के सम्मानित प्रबंधक श्री सौरभ त्रिपाठी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोग उनसे आग्रह करते हैं। कभी कभी हमारा आग्रह इतना कम समय का होता है कि शायद उनको ये कह देना चाहिए कि इतने कम समय में मैं आपको कैसे उपलब्ध हो पाऊंगा, लेकिन वह हमें मना नहीं करते हैं, हमें कहीं से निराश नहीं करते हैं, बल्कि हमें उत्साहित करते हुए ये प्रेरित करते हैं कि नहीं, आप लोग करें, मैं आपके साथ बराबर जुड़ा रहूंगा। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे महाविद्यालय के सम्मानित उपाध्यक्ष सरदार श्री इकबाल सिंह जी, जो एक उम्र भी उनकी अधिक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हम उनको भौतिक रूप से अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं या ऑनलाइन करते हैं, तो वे हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने उसी उत्साह और जज्बे के साथ हमारे साथ लगे रहते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। और आज ही आजादी के बाद जो एक परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति से उबरने का उन्होंने हमें एक उस ओर संकेत किया। मैं सरदार इकबाल सिंह साहब का भी पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस कड़ी में मेरे महाविद्यालय परिवार के जो सम्मानित सदस्य, जो प्राध्यापक गण, डॉक्टर इंदुशेखर उपाध्याय जी, डॉक्टर एस.वी. सिंह साहब, डॉक्टर संजीव रतन गुप्ता जी, डॉक्टर एम.एम. सिंह साहब और साथ ही साथ डॉक्टर हरेंद्र सिंह को मैं यहाँ नाम देख रहा हूँ, और सारे नाम जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों से हमें संबल मिलता है। उनको भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इस यज्ञ में वो लोग उत्साह से जुड़ते हैं। हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी, हमारे साथ बराबर कार्य करने वाले हमारे विभागीय सहयोगी श्री सतीश सिंह जी के बारे में मैं बार बार ये कहता हूँ कि उनको धन्यवाद देके मैं छोटा नहीं होना चाहता, क्योंकि उनका इतना सहयोग मुझे मिलता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलना चाहिए, एक स्रोत ऐसा मिलना चाहिए, जिसके माध्यम से मैं इन कार्यक्रमों को संपन्न करा सकूं। मुझसे मैं आग्रह करता हूं, वो उससे सहर्ष स्वीकार करते हैं, और उसी का परिणाम है आज का यह कार्यक्रम। मैं इस अवसर पे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। महाविद्यालय परिवार की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से राज खन्ना साहब से बहुत बहुत आभारी हूं, और उम्मीद करता हूं कि राजेश्वर सिंह साहब के बाद
अब जल्द ही सुल्तानपुर के इतिहास को केंद्र में रखकर एक मानक ग्रंथ हम लोगों के सामने आएगा, जिससे हम सब लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से अपने आदरणीय प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में, जिनकी प्रेरणा से हमारे समस्त कार्य बड़ी सरलता और बड़ी सुगमता से गति पकड़ लेते हैं और वे पूर्ण हो जाते हैं। मैं सभी साथी प्राध्यापकों का भी नमन करता हूं कि श्रीमान आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और ऑनलाइन मंच पर अपनी उपस्थिति दी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और अब औपचारिक रूप से अपने राष्ट्र के वंदन का समय है। हम वीरों का नमन करते हुए अपने राष्ट्र का आराधन करते हैं राष्ट्रगान के माध्यम से। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से राष्ट्रगान प्ले करने का प्रयास करूंगा। अगर स्क्रीन साथ दे। वीरों का नमन करते हुए अपने राष्ट्र का आराधन करते हैं राष्ट्रगान के माध्यम से। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से राष्ट्रगान प्ले करने का प्रयास करूंगा। अगर स्क्रीन साथ दे तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से, अन्यथा मौखिक ही राष्ट्रगान का वाचन करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाई तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार यह आज की ऑनलाइन संगोष्ठी समाप्त होती है। आप सबके पधारने का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोररातमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्व
मातृदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि